रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। गेसिंग आज किसको डाउट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो मैच में होगा। ठीक है, हम लोग एंटेना रेडिएटिंग सिस्टम्स का कोर्स है याद दिलाने के लिए। और हम लोग आज 7th क्लास है। पहले क्लास में हमने बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा था। फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एलिमेंटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल्स डिस्कस किए। और इनके लिए हमने सोर्सेज रो वी जे क्यू का इंफॉर्मेशन यूज करके ऑक्सिलरी पोटेंशियल ए और वी निकाल के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स निकाले। ठीक है, यहाँ पे हमें फील्ड का इंफॉर्मेशन मिला। फिर एंटेना पैटर्न्स और एंटेना पैरामीटर्स डिस्कस किया। अब ई और एच का इंफॉर्मेशन हमने नियर फील्ड में देखा और फार फील्ड में देखा। फार फील्ड में हम लोगों ने फील्ड के इंफॉर्मेशन से पॉइंटिंग वेक्टर देखा, रेडिएशन इंटेंसिटी देखा और डायरेक्टिविटी देखा। फिर इन्हीं से हमने डायरेक्टिव गेन और नॉर्मल गेन भी पावर गेन भी देखा। फिर इससे हमने पैटर्न्स और पैरामीटर्स डिफाइन किए। और कई सारे पैरामीटर्स थे और पैटर्न के लिए हमने विड्थ ऑफ मेन बीम या बीम विड्थ देखा। साइड लोब्स के बारे में डिस्कस किया और वही मेन बीम और चीज़ें डिस्कस की। तो पैटर्न पैरामीटर्स देख लिया, रेडिएशन पैटर्न देख लिया उसमें। फिर हमने लास्ट क्लास लीनियर एंटेना स्टार्ट किया। अब लीनियर एंटेनास का हमने डेफिनेशन देखा था कि स्ट्रेट वायर जिसको बीच से हम लोग फीड कर रहे हैं वो लीनियर एंटेना कहलाता है। और लीनियर एंटेना का डिस्कशन में हमने डायरेक्टली जो ई और एच का इंफॉर्मेशन था हर्ट्ज एंड डाइपोल से, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, हर्ट्ज एंड डाइपोल का इंफॉर्मेशन यूज करके डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया। फिर वो इंटीग्रेशन से हमने ई और एच या डी और डी एच का इंफॉर्मेशन, डी का इंफॉर्मेशन यूज किया और फिर ई और एच निकाल लिया था। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस मिल गए फिर वहां से हमें। फिर फिर वही सारा रूटीन फॉलो किया, ई एच का इंफॉर्मेशन मिल गया तो हमने, और हमने क्योंकि यहाँ पे फार फील्ड का ही फॉर्मूला यूज किया था तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था नियर फील्ड का डिस्कशन करने का। तो फिर से हमने पैटर्न और पैरामीटर्स डिस्कस किए लीनियर एंटेनास के लिए। उसके बाद लीनियर एंटेनास में हमने अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए डिस्कशन किया और हमने हाफ वेव डाइपोल डिस्कस किया। हाफ वेव डाइपोल डिस्कस हो गया है। अब इसके बाद एक एक टॉपिक रह गया था, वो था इफेक्टिव एंटेना लेंथ, और हम लोग आज वो डिस्कस कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग एंटेना अरेज करेंगे। तो हम लोग आज क्लास 7th में इफेक्टिव एंटेना लेंथ फिनिश कर देंगे। अभी तक हम लोग 11 4 फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ये सारे टॉपिक्स बचे हैं, हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना फिनिश कर पाते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फ्रेश इक्वेशन तक हम लोग कायदे से डिस्कस कर ले क्लास में। उसके बाद जो है ये सब एक यूजुअली सिलेबस में उतना डीपली नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर से नॉलेज होने से भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो हाफ वेव डाइपोल किया था, इस क्लास में इफेक्टिव एंटेना लेंथ कर लेंगे। अब एक बार पिछले क्लास में क्या किया था रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत यूज होगा भी एंटेना लेंथ के डेरिवेशंस वगैरह में। ठीक है, तो कुछ दिक्कत तो नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे। हमने सबसे पहले तो एक ये सेंटर फेड लीनियर डाइपोल का जो डेफिनेशन से डायग्राम होता है वो कंस्ट्रक्ट किया था। तो
स्ट्रेट वायर्स जिसको बीच से फीड कर रहे हैं, और वो बहुत ही थिन है, और इसका जो भी स्ट्रेट वायर का जो लेंथ है, जो एंटेना का लेंथ है, वो कंपैरेबल है हमारे वेवलेंथ से। तो ये पहला कंस्ट्रेंट था। तो अब लेंथ कंपैरेबल हो गया, तो अब बाकी चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे। अब सबसे पहले उसमें से क्या होता है, हमारा हर डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले सोर्सेज डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने सोर्सेज डिफाइन किया, और हमने सोर्स डिफाइन करके बोला कि यहाँ पे साइनोसॉइडल करंट है। अब साइनोसॉइडल करंट है हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे एंटेना के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हमें नहीं पता। तो हमने लास्ट क्लास बहुत एम्फोसाइज किया था कि हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके लिए फिर सॉल्व करेंगे। और ये जो अप्रॉक्सीमेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे बहुत ही क्लोज रियल, अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करोगे तो इससे बहुत क्लोज वैल्यू आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट है। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लिया है कि करंट सोर्स के पास से स्टार्ट होता है, और जो वायर के एंड है वहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये ऐसा वो तीर कमान जैसा कम शेप बनेगा कमान का, तो वो धनुष जैसा शेप बन रहा है। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सा है इसके ऊपर। और करंट का इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिख देंगे, आई इज इक्वल टू साइन बीटा एच माइनस मॉड जेड। तो ये हमारा करंट का जो सोर्स है, हमारा हमने सोर्स डिफाइन कर दिया। अब मॉड जेड का वैल्यू ऐसा है कि जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होता है, और जेड लेस देन जीरो के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होता है, क्योंकि जेड ओरिजिन के अराउंड हमने एक्सप्रेशन लिखा है। ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन के नीचे जेड का सिंबल चेंज हो रहा है, तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे काउंट हो रहा है। ठीक है। तो अभी हमने करंट डिफाइन कर दिया। अब एक बार करंट डिफाइन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग हर्ट्जियन डाइपोल का एक्सप्रेशन यूज किए हैं। हर्ट्जियन डाइपोल के लिए हमने डेरिवेशन किया था। तो वहां पर हर्ट्जियन डाइपोल का जो एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार फील्ड में, वो हमने यूज करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया। और सिमिलरली यहाँ पे ईटा नॉट का ही सिर्फ डिफरेंस होता है दोनों के एक्सप्रेशन में, तो ईटा नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेट डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू मिल जा रहा है। हम लोग यहाँ पे ये जो डीई का इफेक्ट निकाले हैं, वो छोटे से सेक्शन, ये जो हाईलाइटेड रेड सेक्शन है, इसका इफेक्ट है एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। तो इसके इस छोटे से डी जेड सेक्शन के लिए यहाँ पे डीई इफेक्ट आएगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग सारे डी जेड सेक्शंस को ऐड करेंगे तो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आता है। ठीक है। तो लेकिन ये करने से पहले हमें ध्यान रखना था कि हमारे पास यहाँ पे एक आर डैश का टर्म है जो हमारे इंटीग्रेशन में आ रहा है। हमें ये आर डैश नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए आर और जेड के टर्म्स में। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हमने देखा था, ये थ्योरी ऑफ ट्राइंगल से आता है। थ्योरी ऑफ ट्राइंगल से एक्सप्रेशन आता है, इस वजह से हमने ये अप्रोक्सीमेशन किया है। अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ ट्राइंगल से, और हम लोग आर डैश को आर और जेड के टर्म्स में लिख दिए। तो एक आर डैश जो अननोन था वो गायब हो गया, तो आर और जेड के टर्म में आ गया ये। तो अब इसको हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की वजह से आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम लोग इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करके हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि ये ईटा नॉट के रेशियो में है। तो हमें ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये पार्ट आ रहा है इंटीग्रेशन का। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये फेज वाला टर्म है उसको ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक करके ओपन कर दिए, और ये हमें एक्सप्रेशन मिला जो ऑयलर फॉर्म था, ये जो ई पावर जे होता है, ई यू एल ई आर आई, स्पेलिंग करेक्ट नहीं हो सकता, ऑयलर फॉर्म बोलते हैं, ई यू एल ई आर होता है। ऑयलर फॉर्म से हम लोग इसको इसको कार्टेशियन बोलते हैं, सॉरी कार्टेशियन आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो एक्स ए प्लस जे बी या एक्स प्लस आई वाई वाले जो टर्म है, उसमें ब्रेक कर दिया ई पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस और साइन के टर्म में। इमेजिनरी नंबर जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया था तब बताया गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में। तो हम लोग ई को हम लोग ऐसे टर्म में लिख दिए। और हमने हमने क्या देखा कि साइन जो है यहाँ पे कॉस इवन फंक्शन है, और साइन ऑड फंक्शन है,
तो ऑड फंक्शन हमारे क्या होता है, अगर सिमेट्रिक लिमिट्स है तो वो जीरो हो जाता है, तो ऑड फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने उसको साइन जीरो हो गया, कॉस वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा, और कॉस वाला ये वाले टर्म्स आ गए, तो ये इंटीग्रेशन ऐसा आ गया, और हमने इसी हिसाब से लिमिट भी चेंज कर दिया, 0 to h और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2 बाहर आ गया, तो ये यहाँ पे जो 4 पाई था, 4 पाई का 2 पाई हो गया यहाँ पे। तो अब ये फाइनल इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, और ये फाइनल इंटीग्रेशन का वैल्यू को अगर हम लोग बस एफ नॉट थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा ई फील्ड का एक्सप्रेशन है एफ नॉट थीटा के टर्म में। ठीक है, एफ नॉट, और यहाँ पे जो एफ नॉट थीटा है ये हमारा पैटर्न फंक्शन कहलाता है। एफ नॉट, जो एफ थीटा है, सॉरी, वो पैटर्न फंक्शन कहलाता है। और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, कॉस बीटा एच कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एच साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें पैटर्न फंक्शन का। और ये पैटर्न फंक्शन के हिसाब से अब क्या है कि जब भी हम लोग कुछ भी सॉल्व करते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी, टोटल पावर, डायरेक्टिविटी, पावर गेन, ये सारे जो टर्म्स हैं, इन सब में केवल पैटर्न फंक्शन से ही आंसर आ जाता है, क्योंकि जो आगे का सारा पार्ट है वो नॉर्मलाइज होने की वजह से गायब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पैटर्न फंक्शन एक बार निकाल लिए, अब डिस्कशन उसके अराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक बार पैटर्न फंक्शन आ गया, हम लोग उसमें हाफ वेव डाइपोल के लिए सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसमें हाफ वेव डाइपोल के लिए कंडीशन क्या होता है, बीटा एच इज इक्वल्स टू 2 पाई h/λ, ये कंडीशन होता है हाफ वेव डाइपोल का। तो अब ये बस ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट, अब ये बीटा एच इक्वल टू 2 पाई h/λ को हम लोग इसमें इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू पाई/2। अब ये पाई/2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे पैटर्न फंक्शन के अंदर, तो क्या होता है कि ये बीटा इज इक्वल टू पाई/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। कॉस पाई/2 जीरो होता है, तो ये गायब हो गया, तो ये हमें मिल गया कॉस पाई/2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न फंक्शन मिल गया। पैटर्न फंक्शन हाफ वेव डाइपोल के लिए पैटर्न फंक्शन मिल गया, तो अब हम लोग उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो चुका है पैटर्न फंक्शन का वैल्यू। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। आप अगर ईटा से प्लस को डिवाइड करोगे, तो आपको यहाँ पे 2 पाई का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हाफ वेव डाइपोल के। यूजुअली हमारा कंसर्न यही होता है कि हमें फील्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एंटेना का एक फार फील्ड में, तो हमारे पास ये डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट क्या किया, अब पावर एवरेज निकालना होता है, तो उसके लिए ये मल्टीप्लाई करते हैं ईटा नॉट और H5 कॉन्जुगेट को। इन दोनों टर्म्स जो 1158 और 1159 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दो आपको, तो ये आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। अब एवरेज पावर के बाद हम लोग उसको जो रेडिएटेड पावर निकालना होगा, तो हम लोग उसको स्फेयर पे इंटीग्रेट कर देंगे। स्फेयर पे इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए एवरेज पावर को स्फेयर पे रोटेट करने से हमारे पास रेडिएटेड पावर एक्सप्रेशन आ गया। अब रेडिएटेड पावर आ गया है, नेक्स्ट क्या करते हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें टू I² by 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल गया। तो हमारे पास रेडिएशन रेजिस्टेंस का वैल्यू है हाफ वेव डाइपोल का। नेक्स्ट क्या किया, अब यही जो एवरेज पावर है उसको R² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी मिल गया। ये हमारा मैक्स रेडिएशन इंटेंसिटी हो गया। अब उसके बाद ये मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी और जो रेडिएटेड पावर है उनका रेशो लेकर के हम लोग डायरेक्टिविटी निकाल लिए, तो ये डायरेक्टिविटी आ गया। अब डायरेक्टिविटी आ गया, नेक्स्ट क्या था, हमें निकालना है हमारा बीम विड्थ। तो यहाँ पे आप हाफ पावर बीम विड्थ निकालें, क्या करोगे आप, तो पैटर्न फंक्शन का जो वैल्यू आया हुआ है, पैटर्न फंक्शन को आप हाफ पावर, जो कि आपका हाफ पावर कहाँ पे आता है, √/1/2 वाला वैल्यू हमने देखा था, या -3 dB जो वैल्यू था उसके पास उसे इक्वेट करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में बात हो रहा है,
तो 1/√2 से इक्वेट करेंगे और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और आपको कुछ आई गेस 78 डिग्री जैसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे कि किसके बाद कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत बीच के स्टेप्स और देखा था। तो ये समरी है आपका हाफ वेव डाइपोल का, और पिछले स्लाइड में आपका स्ट्रेट वो लीनियर डाइपोल का समरी था। तो अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो ये सारे जो भी स्टेप्स लिखे हुए ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके बीच में आप थोड़ा कथा लिख देना एक लाइन बाय लाइन की, इसके बाद क्या कर रहे हो आप, आपका वैल्यूज आ जाएंगे। आपको हो सकता है कि इंटीग्रेशन वगैरह बीच में थोड़ा सा करना पड़े, याद करके जाओगे तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका हाफ वेव डाइपोल का समरी है। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। अब एक जो टॉपिक रह गया है वो है इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि कोई भी एंटेना जो भी रेडिएट करता है वो अपने वो सारे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है रेडिएट करने के लिए, कर भी रहा होता है तो उसका इफेक्टिव रेडिएशन हम लोग कंपेयर अगर करना चाहें तो उसके लिए ये इफेक्टिव लेंथ का टर्म आया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई 2 मीटर का लेंथ का एंटेना है, मान लो यागी उड़ा एंटेना टाइप का कुछ, या जो टीवी एंटेना होता है ऐसा वाला, और आजकल जो आ गए हैं डिश एंटेना है। तो इन ये दोनों को आप अगर कंपेयर करना चाहोगे तो हमने तो पहले देखा था एक रेडिएशन रेजिस्टेंस का टर्म था। ठीक है, और सेकंड जो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ से भी कंपेयर कर सकते हो। तो इफेक्टिव लेंथ से आपको ये आइडिया मिलेगा ना कि ये एंटेना और ये एंटेना दोनों फिजिकली साइज में बहुत अलग है और बहुत बड़े हैं, बट दोनों में से कोई एक ज़्यादा बड़ा होगा, और अगर दोनों का इफेक्टिव लेंथ बराबर आ रहा है, किसी एक का ज़्यादा आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा एंटेना इफेक्टिव लेंथ किसका छोटा है या ज़्यादा है। जिसका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो एंटेना बेटर डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो फालतू जगह नहीं ले रहा है। मतलब पता चला कि आपने 2 मीटर का एंटेना बनाया, उसका इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर ही है, लेकिन तो उसका मतलब है नहीं कि आपने बहुत बड़ा डिजाइन बना दिया एंटेना का, बट वो रेडिएट वो इफेक्टिवली उतना का नहीं कर रहा है। बट आपने अगर एक एंटेना बनाया जो 1.2 मीटर का है, बट रेडिएट उसका इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर आ रहा है, तो काफी अच्छा एंटेना, मतलब बहुत कम स्पेस है जो आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको साइज भी थोड़ा कंपेयर करना होता है एंटेना बनाते हुए, क्योंकि कितना जगह ले रहा है आपका एंटेना। तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ टर्म है। और रेडिएशन डिस्टेंस क्या बताता है कि जो भी एंटेना बना है वो कितना अच्छा वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है, वो कंपेयर करने के लिए है। तो सिमिलर साइजेस के एंटेना एंटेना को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप रेडिएशन रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो। बट अगर सेम रेडिएशन रेजिस्टेंस का दो एंटेना है तो दोनों का अगर साइज कंपेयर करना होगा तो आप इफेक्टिव लेंथ से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस ये 2-3 तरह के पैरामीटर ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग जो भी डिज़ाइन है उसको आपस में कंपेयर कर सकें। ठीक है? तो ये इफेक्टिव लेंथ का यूज़ होगा। तो ये डेफिनिशन यहाँ पे थोड़ा-सा लिखा हुआ है। For the thin linear antennas with a given current distribution, it is sometimes convenient to define a quantity called effective length, to which the far zone field is proportional. तो और इफेक्टिव लेंथ का जो टर्म है ना, ये भी फार फील्ड के लिए ही है। नियर फील्ड में इसके इफेक्ट्स नहीं, नियर फील्ड में ये क्वांटिटी यूज नहीं होता, फार फील्ड में ये क्वांटिटी यूज होगा। और लीनियर एंटेनास के अलावा ये अगर आप यहाँ पे अब क्या है ना, अभी हमारा जो एंटेना है वो लीनियर है, ये लाइन डाइपोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये क्वांटिटी आपका टर्म चेंज हो जाएगा अगर आप कुछ 3D एंटेना बनाओगे या कुछ सरफेस पे बनाओगे, तो ये इफेक्टिव एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपके पास अब 2D एरिया है तो इफेक्टिव एरिया को आप देखोगे, और अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो वहां पे लेंथ केवल देखोगे आप। तो ये वही साइज कंपेयर करने के लिए, और किसी तो ये कंपेयर कैसे कर रहे होते हैं, ये गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। तो अगर कोई भी लाइन एंटेनाज है, अब क्या है कि दोनों में करंट अलग अलग तरह से फ्लो कर रहा है ना, तो हम लोग आइडिया क्या है कि अगर इन दोनों में सिमिलर तरह से करंट फ्लो कर रहे होते हैं, मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता थ्रू आउट, तो दोनों का रेडिएशन कैसा होता है उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग उसमें दोनों में करंट को बराबर मान लेंगे कि दोनों में सेम तरह से अगर करंट फ्लो होता तो दोनों में से कौन सा बेटर होता। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। तो वापस से यही सेंटर फेड लीनियर डाइपोल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब सेंटर फेड लीनियर डाइपोल का स्ट्रक्चर के लिए हम लोग
फार जॉन फील्ड निकाल लेते हैं, ये हमने पहले से किया हुआ है। पहले से ये सेम डे तो ये वाला जो डेरिवेशन था यहाँ तक तो हमने किया था पहले। यहाँ पे क्या किया था हमने, वही हर्ट्ज डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ किया, और फिर जब सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे आर वगैरह का टर्म आया था, आर डैश को आर से रिप्लेस किया था, और ये कॉन्जुगेट वाला टर्म यहाँ पे अभी भी रहने दिए, हमने हटाया नहीं है। तो ये आगे वाले जो सारे कोफिशिएंट्स थे उनको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे ईटा नॉट के जगह 120 पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये J30/R बीटा e⁻j βr आ गया, और ये वाला टर्म यहाँ पर है। अब इसमें जो क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या है कि हमने जो साइन बीटा एच वाला टर्म था और यहाँ पे आई एम था, इस इन ये दोनों हमारे करंट का इन्फॉर्मेशन थे ना। ये करंट का इन्फॉर्मेशन पहले हमने उसको सॉल्व किया हुआ था, तो अभी हम लोग इसको वापस इंटीग्रेशन के अंदर लेके चले गए हैं। तो आई एम साइन थीटा को हमने आई जेड से लिख दिया। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे ऐसे आ गया है, तो हमने आई एम साइन बीटा एच माइनस जेड को हम लोग अब उस एक नॉर्मल करंट का टर्म से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करें कि इसके ऊपर करंट कैसा है, इसका करंट का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हम लोग बस आई जेड से रिप्रेजेंट कर दिए, साइन थीटा वाला चीज हटा दिए। तो अब ये थोड़ा ज़्यादा जेनरिक इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अगर अननोन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। अब इस अननोन करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो टर्म है, इसमें अगर हम ये साइन थीटा जो ब्रैकेट का पार्ट है, ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट को हम लोग एल ई थीटा से रिप्लेस कर दिए। ये जो एल ई थीटा है उसको हम लोग ये अलग से लिख रहे हैं, और ये एल ई थीटा में हम लोग क्या कर दिए कि अगर इनपुट पे आई जीरो करंट है तो वो बस खाली डाल दिए हम लोग, तो इनपुट का वैल्यू हटा दिया, और पूरे एंटेना के ऊपर जो भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको ये इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिए, बस इनपुट का वैल्यू बाहर निकाल करके। तो इनपुट का वैल्यू बाहर जो निकला है वो बेसिकली अगर इंटीग्रेशन के बाद में जो कांस्टेंट आता वो वाला टर्म टाइप का है, तो वो इस बार मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट है, वो बस वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे लिख दिया है। और जो बाकी सारा ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का जो खिचड़ी है, इस ये सबको यहीं पे एल ई थीटा के अंदर डाल के उसको अलग से लिख दिए। तो ये जो एल ई थीटा टर्म को हमने ये अपने मन से एक एक्सप्रेशन बना दिया, इसको इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को रीराइट किया, और जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले डिफाइन किया था उसको हटा दिया, उसको हटा के सीधे आई जेड लिख दिया। आई जेड का जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू को हमने आई जीरो लिख करके बाहर कर दिया, और बाकी सारा चीज को इंटीग्रेशन के अंदर डाल के और पूरे इंटीग्रेशन वाला टर्म को एल ई थीटा बोल दिए, और एल ई थीटा को अलग से लिख दिए। तो जो ये जो आया है टर्म, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अब ये जो टर्म आया है ना, क्योंकि अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था इसमें से हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर को ही हटा दिया है, तो अब ये किसी भी तरह कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टर्म के अंदर जा चुका है। ठीक है, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज भी होगा तो 1169 सेम रहेगा किसी भी एंटेना के लिए, ये 1170 वाला जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1170 वाला एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन एंटेना, दिस डिपेंड्स ऑन एंटेना, ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटेना। तो जो इंडिपेंडेंट वाला टर्म है तो दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, और जो डिपेंडेंट वाला टर्म है उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोल रहे हैं। अब जो डिपेंडेंट वाला टर्म बेसिकली हर एंटेना के लिए अलग होगा, तो हम लोग हर एंटेना के लिए अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन ये जो उसका जो वैल्यू आ रहा है हम लोग एंटेना को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंटेना का रेडिएशन से वो डिपेंडेंसी बाहर कर दिया। अ, अगर रुकना चाहते हैं तो इन कोई अगर देख रहा है क्लास में तो उनके लिए हम रुक जाते हैं। आप ये एक्सप्रेशन अगर देखना रीड करना चाहो तो कर लो, 2 मिनट रुकते हैं, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। इनकेस डाउट है, आप में से जो भी क्लास में ध्यान दे रहे हो वो पूछ सकता है।
कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने जस्ट इफेक्टिव लेंथ का टर्म को डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और एक एग्जांपल आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी कि हमने वापस से इसको देखते स्टेप्स क्या किए हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में से आई एम और साइन बीटा एच वाले टर्म को हमने आई जेड लिख दिया। जेनेरिक एंटेना के टर्म में लिख दिया कि अगर कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एक्सप्रेशन कैसा होगा। और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसा आएगा जिसमें एल ई थीटा टर्म को डिफाइन किया है। और ये एल ई थीटा टर्म क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ है। ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया। अब इफेक्टिव लेंथ जो टर्म है उसका उसको देखते हैं। उसमें क्या है, दिस एली मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटेना एज अ रेडिएटर। तो एंटेना का इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए क्वांटिटी है। फॉर अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन द फार जोन फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एली। तो किस बेस्ड ऑन आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फार फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो इस केस में हमने क्या किया कि हमने आई नॉट एक कांस्टेंट इनपुट के लिए हमने इस टर्म को डिफाइन कर दिया। तो जो भी एल ई चेंज होगा वो आपके करंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज होगा। तो आप अगर एंटेना डिजाइन ऐसा करते हो कि बेटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंटेना पे तो उसका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा आएगा। ठीक है। एंड दिस एल ई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटेना। जो सारा जो प्रॉपर्टी है आपका डायरेक्शनल, क्योंकि आपका जो पैटर्न फंक्शन है ना वो इस एल ई से ही डिफाइन हो रहा है। ये इसके अंदर ही वो सारे टर्म्स हैं जो आपका पैटर्न फंक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो ये एल ई में सारा इन्फॉर्मेशन अब स्टोर हुआ हुआ है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था। For most practical situations, the important value of the effective length is that at theta equal to pi by 2। तो theta equal to pi by 2 ही हमारा जो ई प्लेन का इंफॉर्मेशन रखता है ना, एच प्लेन का, सॉरी एच प्लेन का इंफॉर्मेशन रखता है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। और अगर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे भी अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें ये रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगा। 1/I0 इंटीग्रल ऑफ -H2H जो हमारा एंटेना का लेंथ है और आई जेड। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये एक्सप्रेशन आ रहा है। और ज़्यादातर केसेस में ये प्रैक्टिकली हम लोग केवल इस सिचुएशन में इस इंटीग्रल को सॉल्व करके वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। और अब ये जो 1171 है 71 और 70 दोनों को साथ में देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा अगर हमारा जो भी लेंथ है जो एंटेना का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर हम लोग एक कांस्टेंट करंट के लिए चेक करें। एक अगर दो एंटेना बनाया है हमने जिसके इफेक्ट एल ई इफेक्टिव लेंथ एल ई वन और एल ई टू है। तो इन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आएगा वो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वाला पार्ट सेम सेम करंट के लिए ये दोनों पार्ट अलग होंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर कंपेयर करने की जगह हमने इफेक्टिव लेंथ से हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं। अभी एग्जांपल इसके बेसिस पे सॉल्व करते कि इफेक्टिव लेंथ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो एज्यूम करना है एक साइनोसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सेंटर फेड थिन स्ट्रेट हाफ वेव डाइपोल, जो कि अभी तक हम लोग जिस डायग्राम को देख रहे थे अब यहाँ पे हाफ वेव डाइपोल का भी कंसिडरेशन है। तो हमें अभी जब हाफ वेव डाइपोल बोल दिया तो हमें जो लेंथ है वो बता दिया दैट इज लैम्डा बाई 2 जो हमारा डाइपोल का लेंथ है। फाइंड इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो हमारे पास जो फिजिकल लेंथ है वो लैम्डा बाई 2 है और इफेक्टिव लेंथ निकालना है अब हमें व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, आई जीरो थीटा जो है उसको आई एम बोल देंगे और हमारे पास एच का लेंथ लैम्डा बाई 4 आ गया है। सॉरी एच का हाफ वेव लेंथ इज एच का वैल्यू इज लैम्डा बाई 4। तो अब हम लोग इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफेक्टिव लेंथ का एक्सप्रेशन था हमारे पास साइन थीटा माइनस लैम्डा बाई 4 से लैम्डा बाई 4
सॉरी, एच का वैल्यू लैम्डा बाई 4 है और हमारे पास जो डायपोल का टोटल लेंथ है दैट इज लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 है और ओरिजिन से ऊपर कितना जाएगा तो लैम्डा बाई 4 जाएगा, ओरिजिन से नीचे कितना जाएगा तो लैम्डा बाई 4 जाएगा और टोटल जो लेंथ बनता है दैट इज लैम्डा बाई 2, इसलिए इसको हाफ वेव डायपोल बोल रहे हैं। और अगर नीचे ग्राउंड से रिप्लेस कर देते तो ये मोनोपोल बन जाता। तो ये सेम क्वेश्चन मोनोपोल के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है इसी तरीके से। तो अभी साइन थीटा इंटीग्रल ऑफ ये एच के लिमिट्स पुट हो गए हैं, तो साइन बीटा लैम्डा बाई 4 माइनस मॉड जेड, और ये ई वाला एक्सप्रेशन आ गया फेस का टर्म। अब इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे, बुक में ये सॉल्व किया हुआ है 1156 पे, तो आप सेम चीज को सॉल्व करो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और लिमिट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो 2/बीटा कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा इफेक्टिव लेंथ आ गया है। अब इसको थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 डालने पे ये 2/बीटा आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई। तो हमारा जो फिजिकल लेंथ इज लैम्डा बाई 2 और हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है वो लैम्डा अपॉन पाई है। जो पाई का वैल्यू है दैट इज क्लोज टू 3.14, तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3.14। तो आप देख रहे हो फिजिकल लेंथ लैम्डा बाई 2 है बट इफेक्टिव लेंथ उसका लैम्डा बाई 3 के अराउंड है। तो हम मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई वायर है जो लैम्डा बाई 2 लेंथ का है, उसमें से केवल लैम्डा बाई 3 लेंथ ही वो इफेक्टिवली रेडिएशन के लिए यूज हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कुछ लेंथ है जो जो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये इफेक्टिव लेंथ का यूज है, हमें पता चल गया कि लैम्डा बाई 2 लेंथ में लैम्डा बाई 3 ही उसका इफेक्टिव लैम्डा बाई 3 होता है। सिमिलरली अगर और कोई तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो अगर साइनोसॉइडल नहीं होता तो फिर उसका इफेक्टिव लेंथ फिर से चेंज हो जाता। अब क्या है कि साइनोसॉइडल मान लो ऐसा धनुष जैसा है, तो उसको अगर इफेक्टिवली आप अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते करंट को, तो ऐसा कुछ आता। सिमिलरली अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा स्लोप जैसा होता तो इसका इफेक्टिव लेंथ और कम आ जाता, अगर इसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करंट का आप रखे होते तो इसका और कम आता। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ बन रहा होता जिसमें ऐसा कर्व बन आ रहा है तो उसमें और कम आता। लेकिन अगर आपका कोई आपने कोई डिजाइन किया जिसमें इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट या आई नॉट के बराबर, तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो इक्वल आएगा आपके जो फिजिकल लेंथ है उसके। तो इफेक्टिव लेंथ उस केस में बेटर होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है कि आपका कितना एंटेना का लेंथ एक्चुअली यूज हो रहा है रेडिएशन के लिए। तो जो आपका इफेक्टिव लेंथ है हाफ डाइपोल का, दिस इज लेस देन इट्स फिजिकल लेंथ विच इज लैम्डा बाई 2। तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया कि हाफ वेव डाइपोल का साइनोसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका इफेक्टिव लेंथ कम होता है। और जो एक्चुअल केस में मेजर करके भी देखा गया साइनोसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैसा ही कुछ वैल्यू आता है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रीड कर सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप रीड कर लेना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसमिट रिसीव एंटेना के केस में आपने अभी जो हम लोग देख रहे थे वो अगर एंटेना का ट्रांसमिशन केस है तो उसके लिए वो जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है कि कितना इफेक्टिवली रेडिएट हो रहा है करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा तरीका है जो इफेक्टिव लेंथ के देखने का, वो है कि एंटेना अगर आपका रिसीविंग मोड में है तो उस जो एंटेना है उसके टर्मिनल्स पे उस पूरे एंटेना पे इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पिंज हो रहा है
और जो पूरा इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है इसके ऊपर, उसके वजह से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा उसके टर्मिनल्स पे। तो उसके टर्मिनल से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, अगर उसका वो जो पोटेंशियल है उसको वीओसी बोलेंगे। तो ये वीओसी डिवाइडेड बाय जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, अपने जो जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट कर दिया उसके ऊपर, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इनका अगर रेशियो लोगे आप, तो ये आपका रिसीविंग केस में इफेक्टिव लेंथ आता है। तो ये आपका रिसेप्शन वाला इलेक्ट्रिक रिसीविंग एंटेना का इलेक्ट्रिक इफेक्टिव लेंथ आ गया। तो ये भी एक तरीका है आपका, आपको अगर वो बताया जा रहा है कि आपके पास इतना इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतना वोल्टेज जनरेट हुआ है, तो आप निकाल सकते हो कि उसका इफेक्टिव लेंथ कितना था, एंटेना कितना एक्सेप्ट कर रहा है पावर। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये रिसीविंग केस में, रिसीविंग केस के लिए, रिसीविंग एंटेना के लिए इफेक्टिव लेंथ इस एक्सप्रेशन से निकलेगा। और हमारे पास एक थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हिसाब से आपका जो ट्रांसमिट एंटेना है और रिसीव, वही एंटेना को आप अगर रिसीविंग में यूज करोगे तो उन दोनों का इफेक्टिव लेंथ बराबर आता है। तो आप ये सेम फॉर्मूला यूज करके, अगर आप क्या है रिसीविंग, अगर वो एंटेना अगर रिसीव की जगह ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ उसका सेम आता है। तो ये सेम फॉर्मूला यूज करके आप इजीली भी निकाल सकते हो, इंस्टेड ऑफ वो सारा इंटीग्रेशन करना। बट इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंसिडेंट फील्ड और रिसीव वोल्टेज उसके लिए कितना है। तो रेसिप्रोसिटी से हम लोग ऐसे भी इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं, विच इज एन ईजियर वे इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर करंट डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज से। तो अगर आपको मेजरमेंट्स के थ्रू अगर इफेक्टिव लेंथ निकालना है, तो आप ऐसे करोगे, आप एक एंटेना लोगे, उसके ऊपर आप एक नोन डिवाइस जो आपका फील्ड जनरेट करता है उसका फील्ड इंसिडेंट करोगे, और उसके बाद वोल्टेज निकाल करके आप मेजर कर सकते हो कि आपका इफेक्टिव लेंथ कितना है। ठीक है, तो यहीं पर डिस्कशन एंड करते हैं। ये सारा टेक्स्ट है उसी के अराउंड लिखा हुआ, तो आप ये सब रीड कर लेना। दिस इज, ये डिस्कस हो गया है। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आज क्लास को नहीं, यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि मैच भी है। 2 मिनट रुकता है अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो, वरना हम लोग क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एंटेना एरेज डिस्कस करेंगे, जैसे प्लान था आज करने का। 2 एलिमेंट एरे और जनरल इन्फॉर्म एरे दोनों ही कल मे बी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे 2 एलिमेंट इसमें तो एक खुद ही 1 आवर का क्लास होगा ये, तो मे बी जनरल यूनिफॉर्म उसके बाद वाले क्लास में करेंगे। वीक में ट्राई करते हैं क्लास लेने का। तो नेक्स्ट क्लास मंडे श्योर नहीं है क्लास हो पाएगा कि नहीं, तो अब हम लोग ट्यूसडे क्लास रखते हैं, ठीक है। ट्यूसडे इंडिया टाइम, ट्यूसडे इंडिया टाइम 6 PM क्लास रख देते हैं। अगर मेरा कोई मीटिंग हुआ तो हम लोग इसको रीशेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे 6 PM को। ठीक है, कोई डाउट शायद नहीं होगा। आप लोग मैच एंजॉय करो, यहीं पे क्लास एंड करते हैं।